गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को। हमने छुट्टियों से पहले जो किया था इसका हिस्ट्री का, देखो मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री जो आपकी है फर्स्ट टर्म तक आपका कंप्लीट, सितंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया था, लेकिन मैंने वो यूट्यूब के वीडियो छोड़े थे। अब मैं खुद पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि जब वो सिलेबस हमारा पूरा हो गया तो क्यों ना हम धीरे धीरे दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और उन चैप्टरों को मैं दोबारा से भी करा दूँ। ठीक है। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैडम ये नहीं समझ में आया। इसमें मैंने सेकंड चैप्टर पे हम आ रहे थे छुट्टियों से पहले। सेकंड चैप्टर में क्या कराया था मैंने, ये आपका मेसोपोटामिया सभ्यता वाला चल रहा है। प्रारंभिक नगर इराक 3000 ईस्वी पूर्व से लेखन कला और शहरी जीवन का विकास। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे। आपको मैंने बताया था कि दजला और फ्रात दो नदियाँ हैं, कहाँ पे, इराक में। उनके बीच में जो एक सभ्यता का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया के नाम से वो जानी जाती है, उसी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इससे पहले मैंने उसका आपको करा चुकी थी। हमने किया था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था लेखन कला। ठीक, कि लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले माना जाती है कि मेसोपोटामिया हुई थी। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी वो किलाक्सर थी। किलाक्सर समझते हो? किलाक्सर का मतलब होता है कि मिट्टी की तख्ती बनाई जाती थी, पट्टी बनाई जाती, पट्टी का, उसके ऊपर कील से अक्षरों को लिखा जाता था। उसके बाद में क्या होता था कि उनको क्या होता था कि मिट्टी को धूप में, उस पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था, फिर उसको आंच में पकाया जाता था। ये एक लंबे टाइम तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता था। इसलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, छठा टॉपिक है आज का, वो हमारा सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। देखो बेटा, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी आपको, एक वैसे टॉपिक टू टॉपिक समझा रही हूँ स्टोरी की तरह, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सभी लाइन टू लाइन चैप्टर को जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, क्योंकि थ्योरिकल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री को जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक है आज का, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया की सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था ने भी शहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों ही समकालीन थी, एक ही टाइम पीरियड में दोनों का विकास हुआ था, 3000 साल ईस्वी पूर्व। तो उस टाइम में क्या था कि जहाँ हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो आज भी पुरातात्विक मानते हैं कि सबसे पहले क्या थी, शहरी नगरीय सभ्यता माना जाता है। इसी तरह से मेसोपोटामिया भी नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो उस शहरी सभ्यता का अगर विकास हुआ था, उसका मेन कारण क्या था कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का माना जाता है। निसंदेह कुशल प्रशासन के अभाव में शहरीकरण की प्रगति यदि असंभव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य होती है। जी आज देख लो आप, अगर हम गाँव की बात करें और शहरों की बात करें तो किस लोग आज शहरों में क्यों जाना चाहते हैं, लाइट की फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं उसकी फैसिलिटी है, एजुकेशन के लिए अच्छी स्कूल कॉलेज मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं, क्योंकि एक शहर का अपना एक अलग प्रशासन होता है, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम के नाम से बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब क्यों होता है, क्योंकि वह एक अलग से उनको टैक्स चाहिए वो लेते हो, लेकिन एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे नगरीय प्रशासन की एक अलग से इकाई बनाई गई है जो इन सब चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाती है। और इसी कारण क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, कि वो एक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। अगला टॉपिक हमारा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में क्या था कि शहरीकरण होने के कारण वहाँ पे श्रम का विभाजन किया गया था। जैसे किसान होते थे, अन्न उत्पादन करते थे, और जो किसान का काम नहीं करते थे या खेती का काम नहीं करते थे, जैसे धातुकर्मी है, मोहर का निर्माण करना है, नक्काशी करना है, प्रशासन है, मंदिर सेवा है। धातुकर्म, धातु से हथियार बनाना, औजार बनाना या फिर आभूषण बनाना। मोहरे जो उस टाइम में सिक्के चलते थे वो, उनका निर्माण करने वाला। नक्काशी है, कढ़ाई करना, जो कपड़े के ऊपर रंगाई बुनाई कढ़ाई का काम करने वाला। प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती थी। मंदिर जो थी, क्योंकि आपको पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में उर क्या था, एक मंदिर नगर के रूप में प्रसिद्ध था। इस प्रकार से वहाँ पे क्या था, श्रम का विभाजन किया गया था। कुछ संगठन ऐसे थे जो व्यापार करते थे, कुछ ऐसे थे जो खाली पशु पालते थे, कुछ ऐसे थे जो कृषि करते थे, कुछ लकड़ी का काम करते थे। तो इस प्रकार से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने, अनाज वस्त्र आदि का काम करते थे। इन सब का क्या था, श्रम का विभाजन किया गया था। हर वर्ग अपना अपना काम करता था। कुशल परिवहन व्यवस्था, माना जाता है कि वो लोग व्यापार करते थे, और व्यापार किसके ऊपर डिपेंड करता था, कुशल परिवहन। क्योंकि मेसोपोटामिया में 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, तो उस कारण से क्या था, लाल सागर या खंबात की खाड़ी, इन खाड़ियों के बीच में वो था। तो उसको क्या था कि अरब सागर के एक तरफ लाल सागर था, एक तरफ अरब सागर था, एक तरफ उनकी खंबात की खाड़ी थी। तो चारों तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से क्या था, वो दूसरे देशों के साथ में समुद्री मार्ग से भी
जुड़ा हुआ था। इसके अलावा वो क्या थे, पशुओं के द्वारा या बैलगाड़ियों के द्वारा अनाज या सामान को एक जगह, कोयला, काठ, इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ढोने के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा क्या था, नगर के पास विशाल संख्या में नाव रखने वाले मल्लाह होते थे, जो क्या करते थे कि समुद्र से आने वाले सामान को या समुद्र में सामान को लाने ले जाने के लिए नावों को चलाने का काम किया करते थे। इसी तरह से क्या था, फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग का कार्य करती थी। शहरी विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी बेटा, देखो उनकी पहली विशेषता क्या थी, मुद्राओं तथा मोहरों के प्रचलन के दुकानदारों, भिन्न व्यावसायिक व्यापारियों तथा सरकार के काम को सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया करते। उल्लेखनीय है कि शहरों का लेन देन अवैयक्तिक होता था। जिन लोगों के मध्य लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। ठीक है, संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गठरों पर मोहर लगाना अनिवार्य होता था, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो बैग, बड़े बड़े बैग में या पॉलीथीन के बैगों में पैक किया जाता है, कपड़े के बैग में पैक किया जाता था। उसके बाद में उसको बांधने के बाद मिट्टी का एक ठप्पा मारकर मोहर लगाई जाती थी, जिससे ये लगे कि वो सामान सुरक्षित और बिना खुला हुआ अगली जगह पहुँच गया है। शहरी विकास में राजाओं की सैन्य शक्ति में वृद्धि की थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शहरीकरण एक औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध था। व्यापार के विकास के लिए आवश्यक शांति और सुरक्षा की स्थापना शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही की जाती थी। अतः कानून और व्यवस्था की देखभाल तथा श्रम विभाजन के नियंत्रण के लिए सैन्य शक्ति के विकास आवश्यक हो गया। परिणाम स्वरूप राजाओं के सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी। अब शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम। पहला था शहरीकरण अर्थात नगरों के विकास के ने खरीदने और बेचने की व्यवस्था अर्थात व्यापार के प्रोत्साहित। मेसोपोटामिया में सरकारी दूरभाषियों का उल्लेख मिलता है जो कि विदेशी भाषाओं को जानकार होते थे। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप मुद्राओं तथा मोहरों का प्रचलन बढ़ा। शीघ्र ही मुद्राएं व्यापारिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। नगरीकरण, शहरीकरण ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। सामान्यतः शहरों में रहने वाले लोग गैर खाद्यान्न उत्पादन रोजगार में लगे होते थे। इससे विभिन्न उद्योग जैसे धातुकर्म, आभूषण निर्माण कार्य, वस्त्र निर्माण, मोहर निर्माण, नक्काशी, भवन निर्माण कार्य आदि के विकास में प्रोत्साहन मिला था। व्यापार, कारीगर, सैनिक, प्रशासनिक अफसर जैसे अनेक वर्गों का उदय भी हुआ था। शहरों के उदय ने नगरों अथवा संभ्रांतों द्वारा शासित समाजों के उदय को प्रोत्साहित किया। शहरों ने निवास करने वाले सब लोग एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ नियंत्रित और समन्वय के आधार पर एक दूसरे से साथ बंधे हुए थे। सार्वजनिक जीवन की किसी शासन व्यवस्था के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप एक राज्य और राज्य के संगठन का होना अनिवार्य हो गया था। शहरों के प्रकार देखो, कितने प्रकार के शहर होते थे। पहला है मंदिरों के चारों तरफ विकसित होने वाले शहर, यानी कि मंदिर नगर। जैसे उर क्या था, एक मंदिर नगर था। पर एक मंदिर बना, मंदिर के आसपास जब से लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पर प्रसाद लेना या फिर दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदने लग जाते थे। उसके आसपास छोटी छोटी दुकानें लगी। दुकानों के बाद उन दुकान लगाने वालों के द्वारा अपने घर बनाए गए और फिर धीरे धीरे एक बड़े नगर के रूप में विकसित हो गए। दूसरा होता था व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर जो बंदरगाहों के ऊपर थे, समुद्र के किनारे के ऊपर होते थे और धीरे धीरे वो बंदरगाहों के विकसित होने के व्यापारिक नगर बन गए। शाही शहर कौन से थे, जो कि खास करके सत्ता के केंद्र होते थे, यानी कि राजधानी नगर जहाँ पे खुद शासक रहते थे वो। तो कितने प्रकार के नगर थे, मंदिर नगर, व्यापारिक नगर और तीसरा कौन सा था, शाही नगर। आगे समझ को शहरों का महत्व क्या था। शहरों का महत्व आप देखो, इतिहास को आप थोड़ा आज से जोड़कर देखो। जिस तरह से आज शहरों का क्या महत्व है, अच्छी सुविधाएँ मिलना, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी मिलना, हर तरह की सुख सुविधाओं का माना जाता है कि शहरों में मिल जाती हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। उसी प्रकार क्या था उस टाइम में भी, खास करके क्या था, शहरों को सुविधाओं का केंद्र माना जाता था। ठीक है, गिलमेसी के महाकाव्य में उरक शहर की दीवार का बार बार उल्लेख किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ गिलमेक कौन था। ये मेसोपोटामिया में लोगों को अपने नगरों का अत्यधिक गर्व था और वे उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे। इसका प्रमाण हमें गिलमेस महाकाव्य के अंत में उपलब्ध होता है। यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। इसमें गिलमेस के कार्यों और उस महाराजा की मृत्यु की अपरिहार्यता का भी उल्लेख किया गया है। गिलमेस इनमरकर के कुछ समय बाद उरक नगर राज्य का शासक बना। वह एक दीवार एवं साहसी योद्धा था। वह एक वीर एवं साहसी योद्धा था। उसने दूर दूर के प्रदेशों में अधिकार करके अपने राज्य विस्तार किया, किंतु अपने वीर मित्र को अचानक मृत्यु के से गिलमेस इतना दुखी हुआ कि राजपट में, वैसे बता दूँ उसकी स्टोरी क्या थी,
कि ये एक बहुत ही बड़ा वीर शासक राजा था, लेकिन जैसे इसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, शोक में हो जाता है, और फिर क्या करता है, एक बार अपने नगर को छोड़कर निकल जाता है। वो दूर दूर तक घूम कर आता है, हर जगह दूसरे महाद्वीपों पर, दूसरे देशों पे, मतलब निर्जन जंगलों में भी उसने अपने आप को मतलब, लेकिन उसको कहीं कोई शांति नहीं मिलती। वो घूम फिर कर वापस अपने नगर वापस उरक आ जाता है। उरक आने के बाद में उसे एहसास होता है कि उरक से अच्छी जगह कोई नहीं है, तो उसकी सबसे प्यारी उसके लिए उसकी प्रजा होती है। वापस आकर वो अपना इतिहास लिखता है, यानी कि अपने एक काव्य लिखता है, महाकाव्य लिखता है, जो बार बार उसमें उसने उरक नगर को सबसे ज़्यादा उसने किसके ऊपर क्या, उरक नगर का किया, और उरक के ईंटों के कार्य का भी उल्लेख हुआ। इस ग्रंथ के आरंभ में लिखा गया है कि उरक की दीवार पर चढ़ जाओ और इसे आगे पीछे चारों ओर से घूमकर देखो, इसकी नींव के ठीक से देखो और इसे ईंट के काम की जांच करो, क्या इन ईंटों का आग में नहीं पकाया गया, क्या 7 ऋषियों ने इनकी नींव नहीं डाली। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों को अत्यधिक आदर दिया गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा कराएंगे तो आप करोगे नहीं। जितना मैंने करा दिया उतना ही दोबारा पढ़ो, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन खुद करो, चैप्टर को समझो। जो अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास पूछ लेना।